हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ दिया था जॉर्ग साइमन ओम ने, उन्हीं के नाम पे ये लॉ रखा गया है इन 1827। अब है क्या, अगर बेसिकली हम देखें इसे तो दिस लॉ टेल अस द रिलेशनशिप between current flowing in a metallic wire, current denoted by I, and potential difference denoted by V across the ends of that wire, or you can say across its terminal। तो ये रिलेशनशिप देता है किन दो चीज़ों के बीच में, करंट जो कि किसी वायर में जो करंट फ्लो हो रही है और उसके जो दो एंड्स हैं, जो उसके दो सिरे हैं, उनके बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है। तो अब इस लॉ को पढ़ते हैं। तो ये लॉ क्या कहता है कि द इलेक्ट्रिक करंट flowing through a conductor is directly proportional to the potential difference across its terminals। टर्मिनल्स क्या होते हैं, उसके एंड्स। प्रोवाइडेड द फिजिकल क्वांटिटीज और द कंडीशंस remains the same। ठीक है, तो अब इसको एक्सप्लेन करते हैं कि ओम्स लॉ क्या कह रहा है। ये सिर्फ एक तरीके से आपको ये कहता है कि जो कोई कंडक्टर है, कोई वो वायर भी हो सकता है या कोई दूसरा कंडक्टर भी, तो उसमें जो करंट फ्लो कर रही है वो क्या होती है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किसके, उसके जो टर्मिनल्स हैं या जो उसके जो एंड्स हैं उनके पोटेंशियल डिफरेंस के। और दूसरी चीज़ क्या, एक चीज़ इसमें ध्यान रखनी है कि जो फिज़िकल कंडीशंस हैं, जो फिज़िकल जितनी भी क्वांटिटीज़ हैं लाइक टेम्परेचर, प्रेशर या और भी, तो वो सेम रहने चाहिए। ठीक है, टेम्परेचर ना बढ़ना चाहिए ना घटना चाहिए, कांस्टेंट रहना चाहिए। जो भी आप फिज़िकल वहाँ पर जो भी कंडीशंस हैं, ठीक है। तो मैथमेटिकली हम कैसे लिख सकते हैं कि V is directly proportional to I। ठीक है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो यहाँ पर अब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन को अगर हम हटाएं तो हम एक कांस्टेंट लिखते हैं, और ये जो R है ये क्या है, आपका कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। तो जब भी हम कोई प्रोपोर्शनलिटी का आप इसको हटाते हैं साइन को, तो वहाँ पर आपको कांस्टेंट लगाना पड़ता है। तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है R। ठीक है, और R होता क्या है, R होता है रेजिस्टेंस, जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो और यहाँ हम क्या लिख सकते हैं कि I, इसी से I इज इक्वल टू V अपॉन R। तो ये जो है आपका ये फॉर्मूला V इज इक्वल टू आई आर, ये आप इससे काफ़ी न्यूमेरिकल्स इसमें से आते भी हैं, और ओम्स लॉ तो आपका इम्पॉर्टेंट है ही। अब एक VI ग्राफ होता है, VI ग्राफ,
वी आई ग्राफ क्या होता है कि आप ने एक्स एक्सिस पर करंट ले ली और वाई एक्सिस पे आपने पोटेंशियल डिफरेंस ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पर जो इन दोनों के बीच में आपका एक स्ट्रेट लाइन आती है, ठीक है, एक स्ट्रेट लाइन आती है क्योंकि v डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है, r के। तो अगर i बढ़ेगा तो v बढ़ेगा, v बढ़ेगा तो i बढ़ेगा, i घटेगा तो v घटेगा, v घटेगा तो i घटेगा, ठीक है। तो आपको एक स्ट्रेट लाइन आपको मिलती है, ये वी आई ग्राफ है। अच्छा, अब एक इस चीज़ से हम एक चीज़ और क्या समझते हैं, जो i इज इक्वल टू वी आर, जो हमने इसी फॉर्मूले से डिराइव किया कि जो करंट है वो रेजिस्टेंस के अपोजिट है, ठीक है। रेजिस्टेंस को नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से पढ़ेंगे, अभी आप इतना समझ लीजिए कि रेजिस्टेंस क्या हुआ। रेजिस्टेंस जैसा कि नाम बता रहा है, रोकना, रेजिस्ट करना, ठीक है। तो यानी अब अगर सिर्फ खाली करंट और रेजिस्टेंस के बीच में आप देखेंगे तो ये क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। मींस अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा होगी, करंट को फ्लो होने से कोई चीज़ रेजिस्ट कर रही है, वो जो मटेरियल है आपका, जो कंडक्टर आपका रेजिस्ट कर रहा है, तो ऑफकोर्स वहाँ से करंट कम फ्लो होगी। तो यानी रेजिस्टेंस अगर ज़्यादा होगी तो करंट भी उतने ही अमाउंट में, यू कैन से, वो कम फ्लो करेगी। जैसे कि अगर रेजिस्टेंस डबल कर देंगे तो करंट हाफ हो जाएगी, और अगर रेजिस्टेंस आप हाफ कर देंगे तो करंट आपकी डबल हो जाएगी, ठीक। तो ये था ओम्स लॉ और वी आई ग्राफ और रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। इस पे क्वेश्चंस आ सकता है कि रेजिस्टेंस डबल कर दे तो करंट पर क्या इफेक्ट होगा, ठीक। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। थैंक यू।